नमस्कार। कल मैंने आपको अपनी इंटर स्टेट बॉर्डर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो यूनिट थी उसमें अपनी पोस्टिंग और फिर वहाँ जाके अपने आप को स्थापित करने के बाद एसपी जालौन श्री राम कुमार की वर्किंग देखी मैंने। वर्किंग देखने के बाद ऐसा लगा कि वो बहुत शिद्दत से निर्भय सिंह गुर्जर के गैंग के पीछे लगे हुए हैं। बहुत ही कैलकुलेटेड, मेथोडिकल और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो उनका काम था, उसी को देखते हुए मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई मैंडेट के हिसाब से बहुत काम नहीं है और मैं उनके साथ इस ऑपरेशन में काम करना चाहता हूँ। औपचारिकताओं के बाद, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, डीजी इंटर स्टेट बॉर्डर फोर्स से बात करने के बाद, आईजी जोन कानपुर ने उनको कह ही दिया था, मैंने ये काम की शुरुआत की। काम बिल्कुल मेरे लिए नया था। पुलिसिंग में डकैती ऑपरेशन वैसे तो बहुत बड़ा काम है, एंटी डकैती ऑपरेशन। इसके लिए एक ज़माने में जब ये गैंग चलते थे, छवेराम, सीमा परिहार, कलुआ, पान सिंह तोमर, फूलन सिंह, तो इनके लिए अलग से एंटी डकैती ऑपरेशन के लिए अलग से थाने हुआ करते थे, अलग से इसके एसपी हुआ करते थे। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स इनको दी जाती थी। चूँकि जो बीहड़ का क्षेत्र है वो कई ज़िलों के क्षेत्रों में आता है और ये दिक्कत होती थी कि अगर जालौन में है, झांसी में है, इटावा में है या उधर ग्वालियर में है, भिंड में है, मुरैना में है, तो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती थी। तो अपने उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना पट्टी के बीहड़ों में एंटी डकैती ऑपरेशन के लिए ये पूरा एक सेटअप खड़ा किया गया था एंटी डकैती ऑपरेशन का। तो वो अपना काम करते थे। बेसिकली जो मुकदमे इन डकैतों से संबंधित कायम होते थे, वो उसका पर्यवेक्षण, अलग अलग ज़िलों में जो मुकदमे अगर एक ही गैंग द्वारा किए गए हैं तो उनके सब की फाइलें एक साथ देखना, स्टडी करना, ये उनका काम था। लेकिन रामकुमार साहब ने बहुत ही, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सा सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा, उसमें जितनी पतली पगडंडियाँ हैं जो बीहड़ों में होके जाती हैं, उनको सबको मार्क करना। और उन्होंने पहली बार ये बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, चाहे वो आपके सोर्स हों, चाहे वो आपके इन्फॉर्मर यानी मुखबिर हों, या आपकी सहायता करने वाले अन्य लोग हों, उनकी सूचना को वेरीफाई करने के लिए कि ये सूचना सही है कि नहीं है। ज़्यादातर सूचना पुलिस जो चाहती थी वो ये थी कि अगले दिन वो कहाँ पहुँचेगा, या आज वो कहाँ से चला है, या आज उसकी लोकेशन क्या है। इस 3 प्रकार की सूचना पे ही हम कोई एक्शन कर सकते थे। अब किसी भी ज़िले की कोई पुलिस जो इस ऑपरेशन में लगी है वो ऐसा कर सकती थी। और उनके इसी कैलकुलेशन के कारण जब हम पहली बार बीहड़ क्षेत्र में घुसे, साथ में श्री राम कुमार साहब भी थे, उनकी पूरी टीम थी, वहाँ की एसओजी हुआ करती थी, वो पूरी टीम थी। उनमें कुछ बहुत अच्छे कांस्टेबल्स थे जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी बीहड़ के रास्तों की, ग्रुप के और गैंग के मेंबर्स की। उनके साथ घुसे और पहली बार मेरा जो एक्सपीरियंस था बीहड़ों के बीच का, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ऐसा लगा कि यहाँ काम करने का बहुत स्कोप है। बहुत ही पिछड़ापन, बहुत ही गरीबी और इतना टेरर, इतना खौफ बीहड़ में 10 गिरोहों का था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक्सरसाइज पूरी फ्यूटाइल हो गई और हम लोगों को जो सोच के गए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ।
और वो अड्डी छोड़ के निर्भय अपने पूरे गैंग के साथ दूसरी जगह जा चुका था। वापस लौट के आए, दोपहर बाद फिर इकट्ठा हुए। मैं पहुंचा सर के पास और वो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ तैयार थे और कैलकुलेट कर रहे थे कि इधर से अगर निकलेगा तो किस किस पॉसिबल अड्डी पे वो जा सकता है। उनका ये भी मानना था कि हम कभी कभी इन मुखबिरों की इन्फॉर्मेशन में, प्रोफेशनल मुखबिर जो होते हैं वो पुलिस को उलझाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए तरह तरह की झूठी सूचनाएं भी देते हैं। तो उन्होंने अंदाज़ लगाया कि अगर इस मैप के सामने खड़े हुए थे और अंदाज़ लगाया कि अगर ये चला है और जो टाइमिंग लग रही थी वहाँ जो सामान छूटा हुआ था उससे और लोगों से कि कितने बजे निकले होंगे, तो उससे अंदाज़ हम लोगों ने किया कि 3 तरफ वो जा सकता है और 3 तरफ में अगली रात तक वो कहाँ कहाँ हो सकता है अगर रुके तो। अगर नहीं रुके तो उसके बाद वो किन किन अड्डियों को प्रेफर करेगा, कहाँ वो जाना चाहता है या कहाँ वो अंदाज से पहुँचेगा। फिर उस क्षेत्र के जो लोग हैं जो उससे पीड़ित और प्रताड़ित हैं उनका सहयोग लेके और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। सामान्य रूप से मुखबिरी करने वालों, पुलिस के लिए जो मुखबिरी का काम करते थे, उनकी हत्या करते थे दस्यु गिरोह। कोई भी दस्यु गिरोह जो भी इतने दिनों में यहाँ रहे हैं, छविराम इसके लिए बहुत ही कुख्यात था। इसी तरह फूलन देवी और मान सिंह, डाकू मान सिंह, ये सब अगर इनको केवल शक पर ये शक हो जाए कि सूचना पुलिस को किसने दी, ये गांव में घुस के उस व्यक्ति की हत्या कर देते थे। तो इसलिए जब तक बहुत व्यक्तिगत काम न हो या बहुत व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी पीड़ित या प्रताड़ित न हो, वो इस तरह की सूचना नहीं दिया करता था, जबकि उसको बिल्कुल अच्छी और सटीक जानकारी हुआ करती थी। श्री राम कुमार ने कहा कि हम इसके संबंध में, जैसे उन्होंने जो उनके यहाँ रजिस्टर थानों पे बने थे वो गांव वाइज बने थे कि हर गांव में एक रजिस्टर था। उसमें पिछले 10 सालों में दस्यु गिरोहों द्वारा की गई हत्याएं, डकैतियां, पुलिस से मुजाहमत, पुलिस के हथियार लूटने की कोई घटना हुई हो, तो ये रजिस्टर उसके अलग अलग बने हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले पूरी स्टडी कर लीजिए इसकी कि ये किस तरह चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, उसमें बरसात के दिनों में किस तरह की अड्डी ये प्रेफर करते हैं। ये सब सूचनाएं रजिस्टर्स में अंकित थीं, अलग अलग थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव में, जहाँ जो गांव के विलेज क्राइम नोटबुक होती है उसी में ये सब प्रॉपरली एंटर था। और राम कुमार सर ने उसको बहुत अच्छे से उसका अंकन कराया था पूरे जालौन डिस्ट्रिक्ट का। वो वहीं अपने पास रखते थे, जहाँ की सूचना होती थी उसको पलट के उसमें दी गई सूचना, पुराने अपराध, ये सब इकट्ठा कर लेते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारे रिकॉर्ड्स आप लेते जाइए और इसकी रात में स्टडी कर लीजिए अच्छे से। जो जहाँ से गैंग कल निकला है आप उस गांव से शुरू करिए और पॉसिबिलिटीज़ जहाँ जहाँ 1-1.5 घंटे में जो उन्होंने बताई जा सकते हैं उस गांव का रजिस्टर देखिए और ये देखिए कि वहाँ कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इस गैंग के प्रताड़ित किए हुए हैं, क्योंकि वही आपको सूचना दे पाएंगे। और अगर जो उसके बेनिफिशियरी हैं, ऐसे लोग जो इस गैंग से फ़ायदा उठाते रहे हैं, उनसे पूछने से कोई लाभ नहीं होगा और उस तक की सूचना पहुंच जाएगी कि पुलिस इसमें भी अब सूचना प्राप्त कर रही है, इस गांव में जाना ठीक नहीं है, और फिर हम हमेशा की तरह खाली हाथ रहेंगे। बात बिल्कुल ठीक थी। वहाँ से जो संभावित जगह थी, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कुठौत से हम लोग निकले थे और कुठौत के बाद जो जगह है माधोगढ़ नदी गांव, रमपुरा, उमरी, जहाँ जहाँ उन्होंने बताया था, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल गांव का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ बताया था उन जगह की किताबों को हमने उन जगह की जो रजिस्टर मेंटेन किए गए थे इन्फॉर्मेशन के, उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा। उससे एक चीज़ पता लगी कि इसका चुनावों में बहुत दखल था। लगभग हर रजिस्टर में पंचायत चुनावों का, विधानसभा चुनावों का इसका ज़रूर जिक्र था।
कि इसने किस कैंडिडेट की मदद की, किसका विरोध किया, कौन जीता और कौन हारा। डॉक्यूमेंटेशन वैसे भी विलेज क्राइम नोटबुक में हर गांव के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखी। चूँकि वो डकैती प्रभावित इलाका था तो उसमें इसका बहुत ख़ास जिक्र था। ऐसे ही एक गांव के रजिस्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली। एक तो इन सब रजिस्टर्स को पढ़ने के बाद ये पता लगा कि इसका 200 गांवों में सीधा प्रभाव था, जहाँ पर गांव के जो सरपंच हैं और जो वहाँ के मेंबर्स हैं, जो वो क्या बोलते हैं, ब्लॉक के जो पंचायत मेंबर्स होते हैं, वो इन सब के इलेक्शन में इसका सीधा प्रभाव था। एक गांव के बारे में, कुरछा गांव के बारे में उस रजिस्टर में ये अंकित था कि वहाँ 2 कैंडिडेट्स के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों की पंचायत निर्भय गुजर के पास गई। पर्चा दाखिल करने का समय बहुत नज़दीक था। निर्भय गुजर ने फरमान किया कि कोई भी इसमें से पर्चा नहीं भरेगा, इन दोनों में से, और इसके अलावा भी कोई पर्चा नहीं भरेगा। इस ग्राम पंचायत में प्रधान पद के लिए कोई पर्चा नहीं भरा जाएगा। ये निर्भय गुजर की तरफ से मुनादी हो गई और बिल्कुल वही हुआ, किसी ने पर्चा नहीं भरा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में अगर कहीं कोई वोट न दे पूरा गांव का गांव, या कहीं कोई पर्चा न भरे, तो इसको स्वस्थ परंपरा नहीं माना जाता और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है कि आखिर ऐसा क्या था कि लोगों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और क्यों नहीं लिया, और प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव सकुशल कराने के लिए क्या क्या किया। साल भर की मान मनोबल के बाद इलेक्शन हुआ। एक एक कैंडिडेट जो पर्चा भरना चाहता था उसको कई पुलिस की गाड़ियों से घेर के वहाँ तक पहुँचाया गया जहाँ उसने नॉमिनेशन किया। फिर उसको सकुशल वहाँ से बाहर निकाला गया। साल भर बाद चुनाव हुआ और जो प्रधान जीता उसमें, वो उस पर निर्भय गुजर की कृपा नहीं थी, ऐसा उसमें लिखा था रजिस्टर में, कि चूँकि वो नहीं चाहता था कि ये इलेक्शन जीते और वही जीत गया। और जब तक उसकी प्रधानी का पीरियड रहा वो इटावा में, गांव गया ही नहीं कभी वो, क्योंकि बता दिया गया था कि अगर ये गांव जाएगा तो ये लोग आके मार डालेंगे। वो पूरा पीरियड इटावा में, शहर के भीतर एक सुरक्षित मकान में रहा, जिससे कि कहीं इस 10 गिरोह के लोग पहुंच के उसकी हत्या न कर दें। इसी तरह और जो रजिस्टर थे उनसे जानकारी मिली कि कुंवरपुर, बिड़ौरी, नीवरी, हनुमतपुरा, इन सब के इलेक्शन में, जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में निर्भय गुजर के फरमान जारी हुए थे। और उसमें मतलब अंधेर की बात ये उसमें अंकित है कि उसमें वोट देने के लिए संख्या निश्चित थी कि फलां 7 लोग वोट देंगे, फलां 11 लोग ही वोट देंगे और फलां 21 लोग ही वोट देंगे। ये पहले इसकी ये सूचना भेज दी गई और ये ऐलान कराया गया वहाँ कि फलां फलां ही वोट देंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। उतने ही वोट पड़े। चुनावी प्रक्रिया के लिए जो जितने वोटों की आवश्यकता थी कि कंप्लीट हो जाए, उतने वोट पड़े, उसी में जीत हार तय हो गई और उसी में ग्राम प्रधान चुने गए। आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दबाव होगा गांव पर और कितना खौफ था उस समय, कितना उसका डर था उस इलाके में कि आप अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सकते। और जिस किसी ने मताधिकार के प्रयोग में या जिस किसी ने इसकी जो ये इसका जो ये डिक्टेट करता था उसको डिफाई करने की, उसका विरोध करने की कोशिश की, उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। बहुत ही क्रूर डकैतों में
इसका शुमार हुआ करता था निर्भय गुर्जर का। एक और उसमें एक गांव के रजिस्टर में एक और इंसिडेंट का जिक्र किया गया है कि क्षेत्र पंचायत के चुनाव के लिए एक सदस्य को मना किया गया कि तुम क्षेत्र पंचायत के लिए नॉमिनेशन नहीं भरोगे, लेकिन उसके भी ज़्यादा समर्थक थे और बीहड़ों में जो गांव के लोग हैं उनको समय समय पर जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो प्रशासन उस गांव के लिए 10, 12, 15 लाइसेंसी हथियार देता है, इशू करता है। कहीं कहीं ये डकैतियाँ हथियारों के चक्कर में डालते हैं, लेकिन हथियारों से डकैतों का मुकाबला करने के लिए बड़े गांव, सुरक्षित गांव या जहां संगठित लोग हैं, जहां आपस में कोई फूट नहीं है, वहां सब लाइसेंसी हथियारों का को साथ रखते थे, हर समय तैयार रहते थे और डकैतों का मुकाबला भी करते थे। छोटे मोटे डकैतों की से भिड़ जाते थे और फिर बाद में उसकी पंचायत होती थी। तो वो क्षेत्र पंचायत सदस्य के उस प्रत्याशी वो नहीं माना, उस संभ्रांत व्यक्ति था, उसके साथ भी तमाम लाइसेंसी असलहाधारी लोग थे और उसने नॉमिनेशन फाइल किया। बार बार उसको बताया गया कि मत करो, लेकिन फाइल भी किया और जीत भी गया। अचानक एक दिन रात में सूचना मिली कि निर्भय गांव में आया है। गांव में वो आया, उसके डकैतों ने चारों तरफ से घेर लिया। उस जीते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य को उसके घर से खींच लिया गया और रात में ही गांव वालों के सामने उसकी नाक काट दी, चाकू से उसकी नाक काट दी गई। उस समय आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसका कितना खौफ वहाँ उस गांव में और लोगों में, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। लेकिन उसके साथ के लोग जो वहाँ लाइसेंसी असलहे वाले लोग थे, थोड़ा बहुत विरोध के बाद वो सब गांव छोड़कर भाग गए। अगली बात उसके बारे में जो रजिस्टर्स में, जो लिखा पढ़ी में, जो डॉक्यूमेंट्स में थी, क्योंकि पहले उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी था। राम कुमार साहब जितने सिस्टमेटिक थे काम करने में, वो चाहते थे कि अगर उनके साथ कोई काम करे या उनकी टीम रहे तो वो भी सिस्टमेटिक हो, क्योंकि जब तक हम सिस्टमेटिक नहीं रहेंगे, इधर से सूचना आई चल दी है, उधर से सूचना आई चल दी है। वो बार बार 3-4 दिनों की मुलाकात में ये कहते थे कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, जो सूचना आती है हम उसी पे चल देते हैं। जो हमारे सबॉर्डिनेट्स कह देते हैं कि नहीं साहब ये बहुत अच्छा मुखबिर है, इसने पिछली बार 3 बार सूचना दी थी, सही निकली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पुलिस के से बहुत नज़दीकी होने के बाद मुखबिरों के बारे में भी इन गैंग्स को पता लग जाता था और वो अपने मूवमेंट को बचाने के लिए उन्हीं से गलत सूचना देके पुलिस का मूवमेंट दूसरी तरफ करा दिया करते थे। तो उनका ये कहना था कि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी कौन किस तरह का है तो हमें सही सूचना नहीं मिलेगी। इसी तरह ये बताया गया कि जो यमुना पट्टी में के गांव थे उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था इन निर्भय गुर्जर का, और वहाँ पर वो मतदान में सीधा प्रभाव डालता था, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, और पंचायत के चुनाव में तो उसका लगभग एकाधिकार था। इकनौर, मड़ैयना, दिलीप नगर और अंधावा ये गांव थे और बड़े गांव हैं, यमुना पट्टी के बड़े गांव हैं बीहड़ में। इसमें इलेक्शन के समय में सिर्फ लोग इंतज़ार करते थे कि निर्भय किस कैंडिडेट के लिए कहेगा, और मजाल थी कि कोई उसके इतर, क्योंकि अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट के समय मतगणना में ये आ जाए कि इतने मत निर्भय गुर्जर से समर्थित कैंडिडेट को पड़े हैं और 10 इसके विरोध में पड़े हैं या 5 विरोध में पड़े हैं, तो सबसे पहला ये था कि 5 ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। ये इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। तो ये तय किया गया कि जिन जिन लोगों को इसने इलेक्शन के समय परेशान किया, जिन लोगों को मुखबिरी के शक में जिनकी हत्या कर दी, जिन लोगों की गवाहियाँ इसके अलग अलग हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे में शेष रह गई हैं, उनकी भी सूचना लेने के लिए कहा गया कि कौन कौन से मुकदमे अभी चल रहे हैं। हालांकि मुकदमे वहाँ सब 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मुकदमे 20 साल होने के बाद ही चलना शुरू होते थे, लेकिन जो ताज़े मुकदमे थे जिसमें गवाही चल रही है
उसमें किसकी गवाही होनी है, क्योंकि गवाहों की हत्याओं का बड़ा प्रचलन है बीहड़ में। है क्या, उस समय था, बहुत प्रचलन था कि गवाही देने से पहले मना किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसके परिजनों की हत्या हुई है, एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, तो वो भी सामाजिक दबाव से या सामाजिक अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए कि हमारे पूरे परिवार की हत्या हुई और मैं गवाही भी न दूं, वो भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गवाही देने जाता था। लेकिन ऐसे बहुत ढेर सारे गवाहों की भी हत्या उस समय हुई। ये 90 के दशक की बात समझ लें आप इसे, 80 और 90 के दशक में। तो ये भी कहा गया कि जो मुकदमे इस समय प्रचलन में हैं और जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवाही होनी है उस घटना के संबंध में, जिसमें मुलजिमान यानी जिसमें जो जिन पे आरोप है, जो अपराधी हैं या जो जेल में हैं, वो निर्भय समर्थक हैं, निर्भय गुर्जर समर्थक हैं। तो ऐसे गवाहों को भी उनका भी नाम पता रखा जाए, उनसे संपर्क किया जाए। पहले चूँकि संपर्क करने में बहुत समय लगता था और उस पीरियड में जब हम वहाँ पहुँचे 2003 में, उस समय ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल आ गए थे। ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे थे। बहुत नीचे तक तो नहीं, लेकिन जैसे ग्राम प्रधान या छोटे व्यापारी या थोड़ा बहुत जिनके पास जो थोड़ा सा लोअर क्लास से थोड़ा ऊपर वाली श्रेणी में थे, लोअर मिडिल क्लास के थे, उन्होंने मोबाइल रख लिया था। और अगर गांव में किसी व्यक्ति से बात करनी है तो प्रधान के नंबर थाने पर हुआ करते थे। थाने से बात करके प्रधान का नंबर लेके उस गवाह से हम लोग बात कर लेते थे। एसओजी की पूरी टीम थी, हमारी पूरी टीम थी। हम लोगों ने 3-4 दिन तक इस तरह की सूचनाएं इकट्ठा की और उससे बैठ के फिर डिस्कशन किया कि अब आखिर इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। जो पहले होता आया रहा है उस हिसाब से नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, उसका नेक्स्ट जो स्टेप है जाने का, उसकी अड्डी क्या हो सकती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। और राम कुमार साहब का जो काम करने का तरीका था, जो इन्फॉर्मेशन जिस पर्पस से उन्होंने इकट्ठा की थी, वो धीरे धीरे अब रंग लाने लगी। इस तरह के जो उसके प्रताड़ित किए हुए लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे हिम्मत करके, उनका ये कहना था, साहब किसी ने हमसे पूछा तो, किसी ने हमको अप्रोच तो किया, हम ऐसे किसी को बता दें और हम ये श्योर नहीं हैं कि वो ऐसा तो नहीं है निर्भय गुर्जर के लोगों में है। और एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब ये हम लोग पता कर रहे थे तो ये पता लगी कि लोगों को, गाँव के लोगों को, बीहड़ के छोटे छोटे गाँव बहुत जंगलों में बसे हुए हैं, उनको पुलिस पे यकीन नहीं था। क्योंकि जब कोई घटना हुई वो हमेशा वो इस बात को फैला के ज़ोर से कहता था कि पुलिस के लोगों ने हमें बताया है, पुलिस में हमारे लोग हैं, तुम कहाँ भाग के जाओगे, थाने पर जाओगे, जैसे ही पहुँचेगे वैसे ही मुझे सूचना हो जाएगी कि तुम थाने पर गए थे। इसका डर बहुत था। लोग इस कदर डरे हुए थे कि वो कोई भी बात पुलिस से शेयर करने को तैयार नहीं थे। उनको सूचना देने के लिए या बताने के लिए बहुत मुश्किल से तैयार किया जाता था। इसीलिए इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। लेकिन एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो सूचना मिलने लगी। अगली सूचना आई कालपी के जंगलों की। बिल्कुल सही सूचना थी, सटीक सूचना थी। राम कुमार साहब उस दिन कानपुर चले गए थे मीटिंग के लिए। जो सूचना देने वाला है उसने उनको सूचना दी कि ऐसे ऐसे है और इस अड्डी पर एक दिन पहले आया है और इस समय वर्तमान में मौजूद है। उन्होंने सीओ कालपी को कहा, मुझे फ़ोन किया कि आप अगर जा सकते हो तो पूरी टीम आप लीड करके चले जाइए, हो सकता है हमें कुछ सफलता प्राप्त हो जाए। हम लोगों ने शाम का समय इस बार चुना, क्योंकि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आने लगी थी कि शाम के समय में लोग खाना वाना बनाने में, ज़्यादातर लोग खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और जो पहरा इनका लगता है वो पहरा ही अलर्ट होगा। अगर किसी भी तरह से पहरे के नज़दीक हम पहुंच जाएं और किसी एक पहरे वाले को गोली लग जाए, गिर पड़े हो, तो खाना बनाते समय जब ये भगदड़ होगी तो ये भागेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अड्डी जो है 3 तरफ से ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ होती थी, एक तरफ से वो निकलने का रास्ता होता था।
जैसे अगर पानी बरसे तो 3 तरफ ऊंचाई है, और जिस तरफ ढाल होगा, जिस तरफ पानी निकलने का रास्ता होगा, वही उनके भागने का भी रास्ता होता था। और ऐसा जहाँ वो पानी निकलता था वो आगे कहीं न कहीं जाके छोटी मोटी नाले या नदी का रूप ले लेती थी। उसी के सहारे सहारे निकल जाया करते थे। बैठ के सब लोगों ने बात की। शाम के समय हम लोग पहुंच गए। रास्ते में इनका एक कैजुअल मेंबर मिल गया जो वहाँ पर इनको राशन सप्लाई करके आ रहा था। उसे साथ में लिया हम लोगों ने, और उसके आँख में पट्टी बांधी ताकि वो इशारा ना कर सके। उससे पूरी बात पूछी, किस रास्ते से गया, किस रास्ते से। हम बिल्कुल सही जगह पहुंच गए। और फिर ये हुआ कि इसका जो निकलने की जगह, इस अड्डी की जो निकलने की जगह है, इसको पहले आइडेंटिफाई कराया जाए। उससे वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट बता नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि वो बताना नहीं चाहता था, वो बता नहीं पाया, क्योंकि जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते पर उसे जो पहरे पर लगा हुआ आदमी था वो लेने आया था। इसका मतलब जो भागने का रास्ता है उसे उसकी जानकारी नहीं थी। लोकल जो एसओजी की सिपाही थी जिन्हें जानकारी थी उन्हें लगाया गया। उन्होंने अंदाज से ये बताया कि साहब अगर निकलेंगे तो इस तरफ भी निकलेंगे। एक उस साइड के एक एसओ को बुला के 4-5 सिपाहियों के साथ उस तरफ भी लगाया गया। हम लोग नज़दीक पहुंचते, लेकिन जब फायर के रेंज में हम लोगों के पास AK-47 थी, 303 की राइफलें थीं, इंसास थी, सभी आधुनिक उपकरण थे। और जैसे ही हम लोग, एक तो सिंगल फाइल में चलने के लिए कहा गया, एक एक आदमी चलेंगे। एंटी डकैती ऑपरेशन के अपने कुछ नियम हैं। दूसरे, सूखे पत्ते वाली जगहों से नहीं चलेंगे, क्योंकि वो खड़खड़ की आवाज़ होने से वो सतर्क हो जाते हैं। पदचाप की जो आवाज़ होती है वो उससे इतने अच्छी तरह से परिचित होते हैं कि उन्हें अंदाज़ लग जाता है कि अकेला आदमी आ रहा है, कि 2 आदमी आ रहे हैं, कि 4 आदमी आ रहे हैं, क्योंकि वो ज़माने से यही कर रहे हैं, बहुत बहुत सालों से यही कर रहे हैं। तो ये हुआ कि एक सिंगल फाइल में चलेंगे, एक दूसरे से आई कांटेक्ट में रहेंगे, नज़री मिलान जिसको कहते हैं उनसे रहेगा, और पीछे रह के वो इशारा करके बताएंगे। कोई ज़ोर से चिल्ला के इशारा नहीं करेगा। अगर किसी को रोकना है तो 2 कदम आगे बढ़ के उसे छू लेंगे, वो रुक जाएगा। और जो बात आपको कहनी है या जो इस बीच में आपका ऑब्जर्वेशन है आप उसको बता देंगे। थोड़ी दूर पर हम लोग सभी लोग, दूरबीन का रखना वहाँ बहुत ज़रूरी था। किसी भी एंटी डकैती ऑपरेशन में 2 चीज़ें बहुत आवश्यक थी। एक तो बाइनोकुलर, दूसरा नाइट विज़न डिवाइस। नाइट विज़न डिवाइस यूपी पुलिस के पास सिर्फ एंटी डकैती ऑपरेशन के लिए ही लाई गई थी उस समय, और बड़ी संख्या में ये कानपुर देहात, जालौन, इटावा, इस पूरे इलाके में थानों पर बांटी गई थी कि अगर रात में जाना पड़ जाए किसी टीम को किसी सूचना पर, तो नाइट विज़न डिवाइस का उपयोग करें। नाइट विज़न डिवाइस सिर पर इलास्टिक के पट्टे के सहारे उसको बांध लिया जाता था। आँखों के ऊपर लगा लेते थे, जैसे बाइनोकुलर, जैसे दूरबीन होती है। और बिल्कुल अंधेरे में, एकदम अंधेरे में, बिल्कुल डार्क घुप अंधेरे में तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अंधेरे में जहाँ आपको सामान्य बाइनोकुलर से, सामान्य दूरबीन से या सामान्य आँखों से सामने 2 फीट 4 फीट के बाद कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे में जब आप उसको लगा लेंगे तो जो जैसे चंद्रमा की किरण है, जैसे जो स्टार, जो तारों की गैलेक्सी है, उसके बहुत छोटे से प्रकाश में, जिसको अदरवाइज़ आप नहीं महसूस कर सकते, उसके थोड़े से प्रकाश से भी वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको आकृति, मानव आकृति है, जानवरों की आकृति है, उसका बड़ा बहुत स्पष्ट आभास होता है नाइट विज़न डिवाइस से। कितने आदमी हैं, हिल रहे हैं, असलहा लिए है कि नहीं है, पहचान तो होना बहुत मुश्किल है, बट दिखाई पड़ जाता था नाइट विज़न डिवाइस में। तो जब भी किसी भी ऑपरेशन में लोग निकलते थे, नाइट विज़न डिवाइस ज़रूर रखते थे। नाइट विज़न डिवाइस लेके हम लोग गए वहाँ पर, और दिख गया वो। ये हुआ कि थोड़ा और नज़दीक हो जाएं, तो हम लोग इसको नज़दीक से, और हुआ भी यही, फायर किया गया। लेकिन दूरी थी ज़्यादा, फायर वो मिस कर गया। वो जो पहरे पे खड़ा हुआ था वो कूद के भीतर की तरफ चला गया। इशारा किया। अब जब ये पता लग गया कि हमारी लोकेशन आउट हो गई है, तो इशारा किया गया
कि हम लोग सब उधर चलते हैं जिस मुहाने से ये निकलने की कोशिश करेगा। रास्ता वो थोड़ा कठिन था और बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंट हम लोग नहीं थे उस रास्ते के लिए। सारी पीएसपी थे, 2 थानों की फ़ोर्स थी हम लोगों के साथ, पूरी एसओजी थी। हम लोग जब तक वहाँ पहुँचते तब तक ये वहाँ से सब साजो सामान अपना लेके, असलहे लेके वहाँ से निकल चुका था और सीधे उसकी अड्डी पे पहुँचे। अधपके हुए चावल, अधपकी हुई सब्जियाँ, इनका सारा सामान, सारे कपड़े, जूते, चप्पल सब वहाँ पर छूटे हुए मिल गए। खैर, इस तरह की घटनाएं बहुत सी हुई हैं वहाँ जालौन पुलिस के साथ, और एंटी डकैती ऑपरेशन में जो भी पुलिस रही है बहुत बार बार मिस किए हैं, क्योंकि वो एक तो या तो दूर से देख ले तब वो निकल जाए, या फायर करके इंगेज करे, उन लोगों को रोके वहाँ पर, और इस बीच में अपने साथियों को जाने का मौका दे। जब सब लोग सेफली निकल जाएं तब वो निकल जाए। तो जो जिस चीज़ में वो पारंगत थे और जिसकी वजह से ये दस्यु गैंग्स वहाँ पर इतने लंबे लंबे समय तक चलते रहे, तो उसमें वो माहिर थे। हम उतना अच्छे से उसको नहीं समझ पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वहाँ के रास्तों को समझते, इसीलिए साथ में हमेशा एक ऐसे आदमी को लेके चलते थे, लेकिन उसको लेके चलना भी जो वहाँ का होता था, जिसको कुछ जानकारी होती थी। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे व्यक्तियों का जब भी कभी पता लगा तो उनकी हत्या हो जाती थी, इसलिए लोग जाने को तैयार नहीं होते थे। ये इस तरह की 2-3 घटनाएं और हुई, और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शन के बाद नई सरकार का गठन हुआ, मेरा भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, मैं बाराबंकी चला गया। इस तरह कम से कम 4-5 अटेम्प्ट हुए। राम कुमार साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया, नए एसपी वहाँ पर आ गए। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होना शुरू हुई थी। वहाँ पर राम कुमार साहब के जाने के बाद एक दूसरे अधिकारी थे और बाद में श्री अमिताभ यश की पोस्टिंग हुई। वहाँ सर्विलांस सेल ऑलरेडी मौजूद था। अमिताभ यश साहब भी बहुत अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। एसटीएफ के वर्तमान में आईजी हैं। एसटीएफ में बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। और पहला बड़ा इसके गिरोह को नुकसान जालौन में अमिताभ यश साहब ने ही पहुंचाया था। 2004 में संभवतः बुद्ध सिंह लाठी का एनकाउंटर हुआ था, जो इसका सबसे ट्रस्टेड आदमी थे। उधर दलवीर चौधरी साहब एसएसपी इटावा थे। उन्होंने इसके एक एक करके सभी गैंग मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। वो सारे एनकाउंटर्स हुए। इसी बीच में इसका जो अपनी जो ताकत थी, इसकी श्याम जाटो, इसका जो दत्तक पुत्र था, उसकी पत्नी, उसका वो इसको छोड़ के सरला, वो श्याम जाटो को से अलग ये निर्भय के पास रहने लगी। कहा यह जाता है कि निर्भय ने इसके साथ ज़बरदस्ती की। जिससे शादी की थी नीलम से निर्भय गुजर ने, वो उनके दत्तक पुत्र श्याम जाटव के साथ भाग गई। जो सरला थी, इसकी जो पत्नी थी, जब वो श्याम जाटव के साथ नीलम भाग गई तो निर्भय गुजर ने अपनी दूसरी शादी अपनी बहू यानी सरला से उसी जंगल में रचाई। लेकिन सरला भी इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन वो एक राइफ़ल इसकी लेके, स्प्रिंगफील्ड की एक राइफ़ल थी, वो लेके जंगल से भाग गई। इसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। बाद में रास्ते में मुखबिरों को जानकारी हुई, पुलिस को इत्तला हो गई और वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसे जेल भेज दिया। तो एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल टूट चुका था। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो पुलिस जिस बात का इंतज़ार कर रही थी कि अगर ये टावर वहाँ लग जाते तो इसको मारने में, इसकी लोकेशन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे जंगल के भीतर तो टावर लगने नहीं देते थे, लेकिन जो धीरे धीरे सड़क के पास के इलाके जहाँ पहुँच थी पुलिस की भी और जहाँ टावर कंपनियों की भी, वहाँ टावर लगने लगे। और एक पर्टिकुलर इलाका जहाँ ज़रा सा भी आबादी थी हाईवे के आसपास 2-3 किलोमीटर भीतर तक, वो सब मोबाइल से कनेक्टेड हो गए। तो वहाँ के नंबर सब मिल गए थे, तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहती थी और इन लोगों के इलाके का मूवमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गया। फिर मेरे ट्रांसफ़र के बाद वहाँ से बाराबंकी गया और उसके बाद जब मैं दोबारा एसटीएफ में पहुँचा, तब नवंबर 2005 में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में निर्भय गुजर को मार दिया।
कहा यह जाता है कि अंतिम समय में, और आज भी पूरे बीहड़ के इलाके में लोग यही कहते हैं कि जो डाकुओं का साम्राज्य था चंबल और यमुना पट्टी में, उसका वो अंतिम बादशाह था। उसका मजाक में भी उसकी तुलना बहादुर शाह ज़फ़र से करते हैं कि जिस तरह से अंतिम समय में बहादुर शाह ज़फ़र को सब लोगों ने छोड़ दिया, बूढ़ा और लाचार हो गया, वैसे ही अंतिम समय में सबसे खूंखार डाकू चंबल का निर्भय गुजर, उसके बेटे, पत्नी, साथियों ने सब छोड़ दिया, छोड़ के भागते रहे, पुलिस उनको मारती रही, वो लाचार हो गया और दिन रात शराब में डूबा रहने लगा। इसलिए पुलिस को मदद मिली उसको एलिमिनेट करने में। इस तरह से मेरी उस पोस्टिंग का वहाँ जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने कभी इतनी लंबी पोस्टिंग में एंटी डकैती, किसी भी एंटी डकैती ऑपरेशन में या ऐसी जगह में मैं पोस्ट नहीं रहा, या कैसी भी 10 से प्रभावित किसी भी ज़िले में मेरी पोस्टिंग कभी नहीं रही। लेकिन वो 3-4 महीने वहाँ जो मैंने काटे हैं वो बहुत ही इवेंटफुल थे, और मेरी कैरियर में इतनी कम समय में इतना ज़्यादा क्राइम के बारे में सिखाने वाला कोई पीरियड नहीं था। बहुत चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी, पुलिस की अपनी परेशानी वहाँ पर देखी और स्वयं भी महसूस की। एंटी डकैती ऑपरेशन में पुलिस कितना परेशान होती है, कितने तनाव में जीती है, ये भी देखी, और डकैतों का प्रभाव किस तरह से वहाँ लोगों के भीतर घर कर गया था, ये भी देखा। तमाम इस पे फिल्में बनी हैं, तमाम फिल्मों के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि क्यों कोई डकैत बनता है और डकैत बनने के बाद वो क्या क्या करता है। सामान्य आदमी की ज़िंदगी, गांव वालों की ज़िंदगी, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, खेतीहर हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं या छोटा मोटा व्यापार करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह नरक हो जाती है, और कैसे ये लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि जैसा वहाँ लोग आम किबंदंदियों में ये कहते हैं कि साहब ये डकैतों के साम्राज्य का अंतिम शासक निर्भय सिंह गुजर था, ये बात बात में लोग हंसी भी लेते हैं इसकी। साहब उसके बाद ये मुग़ल सल्तनत का बहादुर शाह ज़फ़र से उसको इक्वेट करते हैं। अब वो पूरा क्षेत्र, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, और चाहे उत्तर प्रदेश का ये चंबल के बीहड़ों का इलाका हो, ये इसमें आज की तारीख में इस तरह का कोई दस्यु, इस तरह का कोई डकैत मौजूद नहीं है। टेटपूजिए क्रिमिनल्स तो हर जगह होते हैं, वो चाहे वो घाटी हो, चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, उस तरह के अपराधी छोटे मोटे ज़रूर पनपे होंगे, लेकिन समय पर उनको टेम डाउन किया गया। तो ये उस पीरियड की बात थी। अब नेक्स्ट पार्ट में जब मैं फिर से बाराबंकी की अपनी पोस्टिंग पर, एडिशनल एसपी बाराबंकी की अपनी पोस्टिंग पर गया था, उसके छोटे मोटे जो संस्मरण हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद फिर वहाँ से मैं फिर एसटीएफ में अपनी दूसरी बार की पोस्टिंग में बहुत लंबे समय तक रहा। उसके बारे में जो हमारे अनुभव हैं, पुलिस के जो अनुभव हैं, वो आपसे साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।